नमस्कार, सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तार से बात होने वाली है हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी भाषा का विकासात्मक अध्ययन। इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो प्रश्न है या फिर कह लीजिए ये जो टॉपिक है, हिंदी भाषा स्वरूप, संरचना और इतिहास, एक पेपर बीए हिंदी ऑनर्स के 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग। उसमें ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखता है और इसके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सोचें तो उसमें भी इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, हर चीज़ को पॉइंटर्स के माध्यम से समझेंगे और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आपकी नहीं रहेगी इस वीडियो के ख़त्म होने पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हुई। कौन कौन सी? पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वी। अब वैदिक संस्कृत काल में अगर आर्य भाषा प्रदेश के हिसाब से आप डिवीज़न करेंगे तो 3 स्थानीय बोलियां विकसित हुई। पहली हुई पश्चिमोत्तर, जो पश्चिम की तरफ बोली जा रही थी। दूसरी जो मध्य प्रदेश में बोली जा रही थी और तीसरी मध्य प्रदेश से यहाँ तात्पर्य है जो मतलब पूरे वैश्विक धरातल पर आपको चीज़ों को देखना होगा तो उसके मध्य में जो, और तीसरी पूर्वी, जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जा रही थी। तो ऐसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ें तो पाली काल में एक और स्थानीय बोली दक्षिणी का विकास हो गया। प्राकृत काल में स्थानीय बोलियां धीरे धीरे 6 से 7 हो गईं, जिनके नाम क्या रखे गए, मतलब या रखे गए या फिर जिनके नाम थे व्राचड़, केकय, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और टक। इन्हीं से आधुनिक भाषाएं उद्भूत हुई। व्राचड़ से सिंधी का जन्म हुआ, केकय से लहंदा का जन्म हुआ, टक से पंजाबी का, महाराष्ट्री से मराठी भाषा का, शौरसेनी से गुजराती का, राजस्थानी का, पश्चिमी हिंदी का, पहाड़ी का वैसे कुछ लोग खस से भी मानते हैं, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का और मागधी से बिहारी हिंदी का। मागधी से बिहारी हिंदी का, बांग्ला का, असमिया का और उड़िया का, इन भाषाओं का जन्म हुआ। आगे बढ़ें तो इस प्रकार हिंदी जो 5 उपभाषाओं अर्थात या फिर कह लीजिए हिंदी जो 5 उपभाषाएं जो हिंदी की थी अथवा उनके बोली समूह कौन कौन से बन गए? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी। शौरसेनी अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास उद्भूत हुई। यहाँ एक बात गौर करने की है कि यूँ तो हिंदी के कुछ रूप पाली से मिलने लगते हैं, प्राकृत में उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश में उनमें जाहिर सी बात है जब एक समय काल बढ़ता चला जाता है। पहले मैं आपको इसका उद्भव बता देती हूँ कि हिंदी का उद्भव आखिर हुआ कैसे, उसका आपको क्रम याद होगा मेरे ख्याल से तो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आती है आर्य भाषा। आर्य भाषा जिसको आप संस्कृत भी कह सकते हैं, मैं इधर लिख दे रही हूँ। अब संस्कृत भाषा से जन्म हुआ पाली का और पाली से जन्म हुआ प्राकृत का, प्राकृत से जन्म हुआ, अभी मैं इसको एज इट इज़ मतलब बता देती हूँ आपको। सबसे ऊपर आएगी संस्कृत भाषा, संस्कृत से जन्म हुआ पाली का। आप इस चार्ट को एज इट इज़ बना लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में भी ज़रूरत लगे तो वहाँ पे भी बना दीजिएगा। पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश और जो अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी, खस, ये जो आप रूप पढ़ते हैं ये अपभ्रंश के ही रूप हैं। तो मैं सीधे अपभ्रंश से हिंदी पर आ जाती हूँ। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में जब आप हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर कर रहे हो या फिर हिंदी भाषा से संबंधित आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं, यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से हिंदी भाषा का जो स्वरूप है या इतिहास है उसको 3 कालों में वर्गीकृत किया है। ये 3 काल कुछ इस तरह से, पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। अब तीनों कालों में कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से
जैसे ध्वनि, शब्द भंडार, साहित्य में प्रयोग, व्याकरण। इन 4-5 पॉइंटर्स के माध्यम से हम तीनों काल की चर्चा करेंगे कि तीनों काल में शब्दों में क्या क्या परिवर्तन हुए और प्रयोग के आधार पर या फिर शब्द भंडार कितना समृद्ध हुआ उस पर्टिकुलर काल में। इस पर इन 5 पॉइंटर्स के माध्यम से बात होगी। आप चाहें तो एक चार्ट भी बना सकते हैं ताकि बाद में आपको याद करने में चीज़ें आसानी रहे। तो आदिकाल का समय काल है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहला आता है ध्वनि के आधार पर क्या यहाँ पर मतलब देखा गया। तो इसका पहला पॉइंट बनता है अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ये चीज़ आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। कौन कौन से? आ, इ, ई, उ, ए, ओ। और ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे जब अपभ्रंश में थे। लेकिन अब ये आदिकाल यानी हिंदी का एक रूप हुआ है। भले ही हिंदी का ये पूर्व रूप है यानी बहुत स्टार्टिंग का स्वरूप है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बदली होंगी लेकिन बहुत कुछ तब भी बदला होगा। तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे लेकिन आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर और जुड़ गए। कौन कौन से? ए और ओ। तो इन 8 स्वरों के साथ में इन 2 स्वरों का भी विकास हुआ आदिकालीन काल में। दूसरा पॉइंटर देखें तो च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे। कौन कौन से? ये 4 स्पर्श व्यंजन थे पिछले कालों तक, यानी संस्कृत से जन्मी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। लेकिन ये चारों ही जो वर्ण थे या फिर व्यंजन थे ये स्पर्श व्यंजन थे। लेकिन आदिकालीन हिंदी में ये स्पर्श संघर्ष की कैटेगरी में डाल दिए गए। आगे बढ़ें तो तीसरा पॉइंट बनता है अपभ्रंश में डा और ढा व्यंजन नहीं थे। आदिकाल में इनका व्यंजन के रूप में विकास हो गया। चौथा पॉइंट बनता है न के साथ में ह लगा हुआ है, म के साथ में ह यानी नह, मह और लह पहले संयुक्त व्यंजन थे लेकिन आदिकालीन हिंदी में ये पूरे यानी इनका अलग अस्तित्व हो गया, मूल बन गए। ये न जो ना के साथ में हा लगा था वो पूरा ना बन गया और ऐसे ही म और ला मूल व्यंजन बन गए। ऐसे ही पांचवा पॉइंट है कि फारसी, पाश्तो, तुर्की आदि से कुछ नए शब्द आ जाने से संयुक्त व्यंजन हिंदी में ऐसे आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कुछ नए नए व्यंजनों का विकास यहाँ पर हुआ। अब आते हैं व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की ध्वनि की दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन हुए अपभ्रंश कालीन हिंदी से जब आदिकाल हिंदी में हम आए। तो अब बात करते हैं व्याकरण के आधार पे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है अपभ्रंश साहित्य पाली आदि की तुलना में वियोगात्मक होते थे। लेकिन ये जो वियोगात्मकता थी ये अपभ्रंश साहित्य में अगर बात करें तो पिछले जितना टाइम पीरियड रहा, संस्कृत रहा, पाली रहा, प्राकृत रहा, तो उसकी तुलना में अपभ्रंश में वियोगात्मकता थी। यानी अपभ्रंश की जो भाषा थी वो वियोगात्मक थी। लेकिन जब आदिकालीन हिंदी में आए तो ये वाला जो तत्व था वियोगात्मक तत्व ये बहुत ही प्रबल हो गए, यानी एक तरीके से संयोगात्मक तत्व पूरी तरह से मिट ही गया। तो इसका जो वियोगात्मक तत्व था, वियोगात्मक रूप था हिंदी भाषा का, वो प्रधान रूप से आ गया प्रयोग में। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था लेकिन इसका आदिकालीन हिंदी में बिल्कुल ही एक तरीके से ये एक्सटिंक्ट हो गया यानी विलुप्त हो गया। तीसरा पॉइंट है हिंदी वाक्य रचना में शब्द कर्म धीरे धीरे निश्चित होने लगा। अपभ्रंश में शब्द कर्म बहुत निश्चित नहीं था। आगे बढ़ें तो शब्द भंडार की दृष्टि से देखते हैं, इसके बाद प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे और फिर मध्यकालीन हिंदी पर बात करेंगे। तो शब्द भंडार की दृष्टि से बात करें तो भक्ति आंदोलन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आदिकाल के अंतिम दौर से ही यानी जो उसका उत्तर काल था वहाँ पे ही भक्ति आंदोलन की कुछ ना कुछ जो सुगबुगाहट थी वो दिखाई देने लगी थी। तो भक्ति आंदोलन में वैसे भी तत्सम शब्दावली का काफ़ी हद तक प्रयोग देखने को मिलता है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली। तो एक ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब आप मध्यकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे पूर्णतः तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ, तो वहाँ पर शब्द भंडार की दृष्टि से आप ये पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट बनता है कि मुसलमानों के आने से अब मुसलमान पाश्तो, फारसी, अरबी और तुर्की भाषा में अक्सर बात करते थे, तो उनके आने से इन भाषाओं के भी शब्द आदिकालीन हिंदी में आ गए। तीसरा पॉइंट है भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप यह बात की
इस बात की संभावना हो सकती है। फिर कुछ ऐसे शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे इस काल में अनावश्यक होने के कारण विलुप्त हो जाएं। जाहिर सी बात है, समय की मांग के साथ में चीज़ें बदलती रहती है। तो अगर कोई शब्द या फिर कोई वर्ण आज है कल को विलुप्त हो जाए तो इसमें ज़्यादा चौंकने की बात नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रयोग अगर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो विलुप्त ही हो जाएगा। साहित्य में प्रयोग की दृष्टि से देखें तो इस काल में साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्कनी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है। और इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्य में गोरखनाथ, विद्यापति, नरपत नालह, कबीर और शाह मीराजी का नाम आता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपको साहित्य में प्रयोग के आधार पर खुद ही पता होगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे। दूसरे काल पर आ जाते हैं, बात करते हैं मध्यकाल पर। इसका समय काल मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो आप ये समय नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं ध्वनि के आधार पर क्या परिवर्तन हुए। तो फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी भाषा के प्रयोग के चलते उच्च वर्ग में तथा नौकर पेशा वर्ग में यानी नौकरशाही वर्ग में फारसी भाषा का प्रचार हो गया, जिसके कारण कौन कौन से शब्द या फिर कौन कौन से वर्ण हिंदी भाषा में आ गए वो यहाँ पर ये 5 लिखे हुए हैं। ये नए व्यंजन हिंदी भाषा में जुड़ गए। मध्यकालीन हिंदी की बात हो रही है, क, ख, ग, ज और फ। दूसरा पॉइंट देखें तो शब्दांत यानी शब्द के अंत में आ कम से कम मूल व्यंजन के बाद होने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा यानी नीचे हलंत लग गया। तो ये दूसरा पॉइंट बनता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीज़ें समझाई हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। हा के पहले का आ कुछ परिस्थितियों में ए जैसे उच्चरित होने लगा। पांडुलिपियों में आ के स्थान पर ए के प्रयोग से इस बात का पता हमें चल जाता है और ये बात प्रमाणित हो जाती है। व्याकरण के आधार पर देखें क्या क्या परिवर्तन हमें मध्यकालीन हिंदी में देखने को मिले। तो इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी होगी। जाहिर सी बात है, मध्यकाल तक आते आते हिंदी भाषा में काफ़ी प्रबलता आ गई थी, परिनिष्ठित हो गई थी, क्योंकि एक तो उस काल के साहित्यकारों की आप ये देन कह सकते हैं। अपभ्रंश के हिंदी रूप से प्रायः ये हिंदी निकल चुकी थी, यानी काफ़ी हद तक अब जो है अपने सबल रूप में आ गई थी हिंदी। आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंटर बनता है कि भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में, यानी जो मध्यकालीन भाषा थी वो आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी ज़्यादा वियोगात्मक हो गई। तो ये जो श्रेणी चली है, जैसे संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए और प्राकृत से अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश से हिंदी में आए। अब हिंदी में भी 3 रूप बने, कौन कौन से। सबसे पहले आता है आदिकालीन हिंदी, दूसरा आता है मध्यकालीन हिंदी और तीसरा आता है आधुनिक कालीन हिंदी। तो कैसे यहाँ से यानी संस्कृत से लेके यहाँ अपभ्रंश तक आने में सबसे पहले तो कितना वियोगात्मक रूप हुआ, उसके बाद जब हिंदी में पहुँचे तो हिंदी के आदिकाल में और भी ज़्यादा वियोगात्मकता बढ़ी, मध्यकाल में उससे भी ज़्यादा और आधुनिक काल में उससे भी अधिक। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये कहने की प्रयास इस पॉइंट में किया गया है। तीसरा पॉइंट बनता है कि आरंभिक उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी, जो उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाया गया है। किस तरह से की का प्रयोग नहीं है, किंतु बाद में फारसी शब्द आने से की का प्रयोग दिखाई देने लगा। आगे बढ़ें तो शब्द भंडार की दृष्टि से देखें तो पहला तो हो जाएगा तत्सम प्रदान शब्दावली बढ़ी, क्योंकि ये दौर था भक्ति आंदोलन का। दूसरा पॉइंटर है इस काल के आते आते शब्द काफ़ी हद तक फारसी भाषा से आ गए थे, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी फारसी भाषा की आकर जुड़ गई थी हिंदी भाषा में मध्यकाल में। तीसरा पॉइंटर है यूरोप से संपर्क होने के कारण पुर्तगाल, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में आ गए। साहित्य में प्रयोग की दृष्टि से देखें तो इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी और कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज रही। यूँ तो दक्कनी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचा गया। इस काल यानी मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकारों में कौन कौन आ जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, यानी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं वो इस पूरे कैटेगरी में या फिर इस काल के अंतर्गत आएंगे। और आगे बात कर लेते हैं, तीसरे युग पर जाते हैं और इसे भी काफ़ी
तेज़ी से ख़त्म कर लेते हैं। आधुनिक काल का समय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ध्वनि के आधार पर किन किन स्तरों पर परिवर्तन देखने को मिला। तो पहला बनता है यहाँ पर पॉइंट कि आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था में, आप अभी ये चीज़ समकालीन की बात करें तो नोट कर पा रहे होंगे कि अंग्रेज़ी का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ गया है, यानी अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरी ही हो गया है। तो अब अंग्रेज़ी पढ़ना जब ज़रूरी हुआ है तो अंग्रेज़ी भाषा के शब्द भी हिंदी में आएंगे ही आएंगे। तो ये पॉइंटर्स जो हैं, जैसे यहाँ पर एक तो बात हुई है कि अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार काफ़ी ज़्यादा हिंदी में, मतलब शब्द भंडार की दृष्टि से भी काफ़ी अंग्रेज़ी के शब्द हिंदी में आ चुके हैं। और दूसरा पॉइंटर यहाँ पर बताया गया है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो आप पढ़ते हैं तकनीकी शब्द, वो यहाँ पर उनका प्रयोग बढ़ने लगा था। यानी जैसे अगर ऑफिस की शब्दावली अलग है, विद्यालय की शब्दावली अलग है, ऐसे ही कोई मतलब स्थान के हिसाब से शब्दावली का प्रयोग बदला। आगे बढ़ें तो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द या फिर संयुक्त व्यंजन नया जुड़ गया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ड्रा करके इसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ऊपर इसमें एक अंक की बिंदी भी लगी हुई है। आगे बढ़ें तो स्वरों में ए औ हिंदी में आदिकालीन युग में आए थे। उस समय इनका उच्चारण आए औ जैसा होता था, लेकिन आदिकालीन हिंदी में आधुनिक कालीन हिंदी में ये ए और औ की स्थिति में ही प्रयोग होने लगा। अब बात कर लेते हैं शब्द भंडार की दृष्टि से। वैसे यहाँ पर मैंने ये 3 पॉइंटर्स दे दिए हैं कि किस तरह से आपको इस पॉइंटर को विस्तार, अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। मध्यकाल में आ का लोप शब्दांत में कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हो गया। आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। आज की दृष्टि में देखें तो व ध्वनि यानी व जो होता है, व ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः द्योष्ट रूप में उच्चरित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्रों में दंतोष्ट रूप में उच्चरित होती है। तो आप उच्चारण के आधार पर भी ये एक ध्वनि परिवर्तन देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसके व्याकरण में क्या क्या परिवर्तन आए, उस दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों से समान थे। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण के रूप में काफ़ी स्थिर हो गई। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, हालांकि लगभग चीज़ें सेम ही रहती हैं। अगर आपको परिस्थितियां पता हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण फारसी की तुलना में यहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग अधिक दिखा, फिर चाहे वो समाचार पत्रों में या फिर रेडियो में या फिर सरकारी कामों में बात हो, ऑफिस वर्क में, तो अंग्रेजी का प्रयोग फारसी की तुलना में अधिक दिखाई दिया इस युग में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पे भी कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कीजिए, करिए या मुझे को, मेरे को बोला जाने लगा, मुझसे, मेरे से, ऐसे नए नए शब्द रूपों का विकास हो गया। शब्द भंडार की दृष्टि से देखते हैं, जाहिर सी बात है ये काल शब्द भंडार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। तो शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 से लेकर अब तक, यानी जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक के आधुनिक काल में मोटे तौर पर 6 से 7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है बहुत परिवर्तन आया है आज के युग तक, यानी अभी प्रेजेंट तक देखेंगे तो 1800 से लेकर 1850 तक हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। लेकिन 1850 से 1900 तक, यानी जो ये 50 वर्षों का समय रहा है, इस समय तक अंग्रेजी के शब्दों के आने के अतिरिक्त आए समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। तत्सम शब्दों का
इनका प्रयोग बढ़ा। आगे बढ़ें तो 1900 के बाद द्विवेदी काल तक छायावादी काल में, द्विवेदी काल तथा छायावादी काल में, यानी सबसे पहले भारतेंदु युग की बात यहाँ पर हो गई 1850 से 1900 तक। उसके बाद द्विवेदी काल से छायावादी काल में, या फिर दोनों कालों को साथ में ले लें तो तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना और भी अधिक हो गया। प्रसाद पंथ निराला तथा महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिशील आंदोलन के कारण तद्भव रूपों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हो गई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में कमी आ गई। तो 1947 के बाद शब्द भंडार में कई बातें उल्लेखनीय हो जाती हैं। कौन कौन सी? पहला बनता है अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित होने लगे, जैसे कि सदन शब्द जो था उसको आज के समय में राज्यसभा या लोकसभा के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई नए शब्द बन जाते हैं कि कोई भाव अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है पुराने शब्दों में, तो कोई पुराने शब्द को ही जोड़ तोड़ कर आगे मतलब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है कि फिल्माना या फिर घुसपैठिया, ऐसे ही महसूस करना को महसूसा कुछ लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं की दृष्टि से भी ये प्रयोग हो जाता है। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा प्रायः बोलचाल के बहुत निकट आ गई। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग दिखाई देता है। अगर आप नई कविता में देखेंगे तो आपको ये चीज़ पूर्ण रूप से दिख जाएगी। अगला पॉइंट आता है हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया, जो कि मैं आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बता चुकी थी। तो पारिभाषिक शब्द वाणिज्य, विज्ञान, विधि, ऑफिस या फिर बैंक, हर स्थान पर पारिभाषिक शब्दावली आपको दिखाई देगी। आगे बढ़ें तो साहित्य में प्रयोग की दृष्टि से देख लेते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे कि आधुनिक काल राजनीति का है, अतः भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली की भाषा खड़ी बोली, ब्रज, अवधि आदि को पीछे छोड़ प्रायः हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन गई है। अन्य बोलियों में यदि कुछ लिखा भी जा रहा है तो अपवाद स्वरूप यही खड़ी बोली हिंदी हमारी राजभाषा भी बन गई है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना। हालांकि आपको अब काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी क्योंकि मैंने पॉइंटर्स के माध्यम से चीज़ों को समझाया है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति और फिर उसके विकासात्मक अध्ययन को देखा, जिससे हमने पाया कि हिंदी भाषा को प्रयोग की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से एवं व्यवहार की दृष्टि से 3 कालक्रमों में विभाजित किया: आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिककालीन हिंदी। फिर इनमें डिटेल में जाकर हमने सब में बात की, साहित्यकारों के योगदान पर बात की और किस तरह से 4 पॉइंटर्स हम लेके चले। पहला था ध्वनि के आधार पर क्या परिवर्तन हुआ, दूसरा था व्याकरण की दृष्टि से, यानी व्याकरण में क्या क्या परिवर्तन देखे। तीसरा था साहित्य में प्रयोग की दृष्टि से और चौथा पॉइंट था शब्द भंडार की दृष्टि से। तो इन चारों पॉइंटर्स के माध्यम से हमने चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो आप चाहें तो एक चार्ट बना लें जिसमें आप कुछ इस तरह से पॉइंटर्स लिख लें और फिर काल लिख लें, ऊपर मतलब काल लिख लें और इस तरफ पॉइंटर्स लिख लें कि क्या क्या परिवर्तन हुए, और आप इस तरह से इस चीज़ को एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं तीनों कालों का। तो आई होप चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे बताएं। और आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस या फिर कह लीजिए मैंने लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो चैनल जाकर आप एक बार विजिट करें या यूट्यूब पे आप टॉपिक को सर्च करें, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दें तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उसमें बेहतर नोट्स भी प्रोवाइड किए गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।